कार्यस्थल में पॉजिटिविटी की बात आजकल हर जगह होती है। लिंक्डइन पर, ऑफिस मीटिंग्स में हर कोई बस अच्छा महसूस करने पर जोर दे रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ जबरदस्ती की मुस्कान है, या इसका कंपनी की सफलता और कर्मचारियों की तरक्की से कोई वैज्ञानिक नाता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी पर एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक लेख है जो बताता है कि कैसे कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सिर्फ कर्मचारियों को खुश नहीं करते बल्कि पूरे वर्क प्लेस को बदल सकते हैं। तो चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि ये जो मनोवैज्ञानिक पूंजी और फ्लो जैसी बातें हैं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है या सच में बेहतर प्रदर्शन की चाबी। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। शीला एक बहुत ही होनहार लड़की, उसे अपने सपनों की नौकरी मिलने ही वाली थी कि महामारी आ गई और ऑफर हाथ से चला गया। जाहिर है वो निराश हुई, टूट गई। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने न सिर्फ वापसी की बल्कि इस खाली समय का इस्तेमाल नई स्किल सीखने में किया और पहले से भी बेहतर नौकरी हासिल की। सवाल ये है कि उसने ऐसा कैसे किया, मतलब उसके पास ऐसा क्या था जो हजारों और लोगों के पास नहीं था? उदाहरण है, और ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। अच्छा, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा ठोस चीज है। ये विकास की एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसे आप ट्रेनिंग से बढ़ा भी सकते हैं, और इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है हीरो। ये दिलचस्प है। हाँ, एच है होप यानी आशा, लेकिन ये सिर्फ सब ठीक हो जाएगा वाली उम्मीद नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है लक्ष्य तय करना और उन तक पहुंचने के लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते खोजना। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा बनाने की इच्छा शक्ति। फिर ई है एफिकेसी यानी आत्म प्रभावकारिता। आत्म प्रभावकारिता, हाँ, ये इस बात पर विश्वास है कि मैं मुश्किल से मुश्किल काम को भी सफलतापूर्वक कर सकता हूँ। अपनी क्षमताओं पर एक तरह का आत्मविश्वास। और आर और ओ? आर है रेजिलियंस, मतलब लचीलापन। जब आप किसी समस्या से टकराते हैं तो बिखर नहीं जाते बल्कि उससे सीखकर और मजबूत होकर वापसी करते हैं। और आखिरी है ओ यानी ऑप्टिमिज्म या आशावाद। इसका मतलब है भविष्य में सफलता की एक सकारात्मक उम्मीद रखना, ये मानना कि अच्छी चीजें होंगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये चारों मिलकर एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच बनाते हैं? पर एक बात समझ नहीं आ रही, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी में आशा तो बहुत हो पर लचीलापन कम हो? मतलब ये चारों एक साथ कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ये चारों एक तरह से एक दूसरे को सहारा देते हैं। अच्छा? सोचिए, अगर आप में आत्म प्रभावकारिता है तो आपको विश्वास होगा कि आप मुश्किलों से निकल सकते हैं। इससे आपका लचीलापन अपने आप बढ़ेगा। अगर आप आशावादी हैं तो आप भविष्य के लिए बेहतर लक्ष्य बनाएंगे जिससे आपकी आशा को बल मिलेगा। ये अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला विचार नहीं है, स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। एक अध्ययन में पाया गया कि साइकैप विकसित करने पर किए गए निवेश पर 270% तक का रिटर्न मिल सकता है। हाँ, 270%। ये तो अविश्वसनीय लगता है। क्या स्रोत ये बताता है कि ये रिटर्न कैसे मापा गया? मतलब ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी है या इसमें और भी चीजें शामिल हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ उत्पादन के आंकड़े नहीं है। ये रिटर्न कई चीजों से मिलकर बनता है। जब कर्मचारियों का साइकैप ज्यादा होता है तो वे ज्यादा प्रेरित होते हैं, जिससे सीधे सीधे प्रदर्शन बढ़ता है। साथ ही वे तनाव और बर्नआउट का बेहतर सामना कर पाते हैं, जिससे मेडिकल छुट्टियों में कमी आती है। और सबसे बड़ी बात, वो नौकरी कम छोड़ते हैं। अच्छा, जिससे कंपनी का भर्ती और ट्रेनिंग पर होने वाला लाखों का खर्च बचता है। तो ये 270% का आंकड़ा इन सभी चीजों का मिला जुला असर है। ठीक है, तो हीरो वाली बात तो समझ आ गई। ये एक तरह से कर्मचारी का आंतरिक कवच है। पर जब ये कवच पहनकर कोई असल में काम कर रहा होता है तो उसका अनुभव कैसा होता है? क्या यहीं पर वो फ्लो वाली बात आती है? मुझे रोमियो की कहानी याद आ रही है। वो लेखक जो लिखने में इतना डूब गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फ्लो चेतना की वही अवस्था है, वो जादुई पल जब आप अपने काम में इतने खो जाते हैं कि समय, भूख, यहाँ तक कि आसपास की दुनिया का भी ध्यान नहीं रहता। स्रोत के अनुसार इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला है तल्लीनता, मतलब काम में पूरी तरह डूब जाना। दूसरा है आनंद, जब काम करने में ही एक गहरा मजा आने लगता है। और तीसरा है आंतरिक प्रेरणा, जब काम खुद ही एक इनाम बच जाता है
किसी बाहरी लक्ष्य के लिए नहीं। अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। एक बार मैं एक रिपोर्ट पर काम कर रहा था और इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि लंच का समय कब निकल गया। जब घड़ी देखी तो शाम हो चुकी थी। शायद यही फ्लो है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या फ्लो की अवस्था में होना हमेशा कंपनी के लिए फायदेमंद होता है? मतलब क्या कोई प्रोग्रामर फ्लो में इतना डूब सकता है कि वो अपनी टीम की जरूरी मीटिंग ही भूल जाए? यह एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। फ्लो एक दोधारी तलवार हो सकता है। अच्छा। या व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए असाधारण रूप से अच्छा है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से मैनेज ना किया जाए तो यह टीम के काम में रुकावट डाल सकता है। इसीलिए मैनेजर्स की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। सही बात है। उन्हें ऐसा माहौल बनाना होता है जहां लोग फ्लो में जा सकें, लेकिन साथ ही टीम के लक्ष्यों से भी जुड़े रहें। शोध भी यही बताता है कि जिन लोगों को अपने काम में स्वायत्तता, मतलब काम करने की आज़ादी और मैनेजर से समर्थन मिलता है, वैसे ज्यादा अनुभव करते हैं। लेकिन क्या हो जब कोई काम अच्छा पैसा तो दे पर उसमें कोई मतलब ना महसूस हो? जैसे अमित की कहानी, जो एक अच्छी खासी तनख्वाह वाली नौकरी में था, लेकिन हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा खो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा भी उसे क्यों प्रेरित नहीं कर पा रहा है। ये आज के दौर की एक बहुत बड़ी और आम समस्या है। हम सोचते हैं कि पैसा हर समस्या का हल है, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि एक स्तर के बाद पैसा प्रेरणा का स्रोत नहीं रह जाता। काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये हमारी पहचान, हमारे उद्देश्य से जुड़ा है। जब काम में अर्थ की कमी होती है तो कर्मचारी ऊब, चिंता और आखिरकार बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। पर हर जॉब में सेवा या महान उद्देश्य कैसे ढूंढें? मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है जो दिन भर नंबर से डील करता है, वो अपने काम में क्या अर्थ ढूंढेगा? बहुत जरूरी सवाल है। जरूरी नहीं कि अर्थ हमेशा किसी महान सामाजिक कार्य से ही आए। अर्थ कई छोटे छोटे स्रोतों से भी मिल सकता है। जैसे? उस अकाउंटेंट के लिए अर्थ इस बात में हो सकता है कि उसकी सटीकता से कंपनी वित्तीय गलतियों से बचती है, या इस बात में कि वो अपनी टीम के किसी जूनियर को कुछ सिखा रहा है, या फिर इस बात में कि वो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके कंपनी की तरक्की में योगदान दे रहा है। काम का मतलब सिर्फ क्या करना है ये नहीं, बल्कि क्यों करना है ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो जब कोई व्यक्ति अपने काम में फ्लो और अर्थ दोनों महसूस करने लगता है तो जाहिर है संगठन के साथ उसका रिश्ता भी बदलेगा। यहीं पर कर्मचारी जुड़ाव या एम्प्लॉई एंगेजमेंट की बात आती है। बिल्कुल। हाल ही में हुए ग्रेट रेजिग्नेशन को ही देख लीजिए, जहां लाखों लोगों ने अचानक अपनी नौकरियां छोड़ दी। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब बेहतर वेतन के लिए हुआ, लेकिन स्रोत में एक सर्वे का जिक्र है जो इस धारणा को तोड़ता है। अच्छा? सर्वे बताता है कि नौकरी छोड़ने के पीछे सबसे बड़े कारण थे एक टॉक्सिक वर्क कल्चर और मानसिक थकावट। कर्मचारी जुड़ाव का मतलब सिर्फ काम पर आना जाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप दिमागी तौर पर दिल से और अपने काम करने के तरीके से कंपनी के साथ जुड़े हुए महसूस करते हैं। तो ये जुड़ाव पैदा कैसे होता है? क्या इसके पीछे भी कोई मनोविज्ञान है? हाँ, विलियम खान के मॉडल के अनुसार सच्चे जुड़ाव के लिए 3 मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। पहली है सार्थकता, मतलब ये महसूस करना कि मैं जो कर रहा हूँ वो जरूरी है। ठीक है। दूसरी है सुरक्षा, यानी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। एक मिनट, ये सुरक्षा वाला पहलू मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल है, खासकर भारतीय कार्यस्थलों में जहां बॉस को चुनौती देना या खुलकर असहमति जताना आज भी आम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये सुरक्षा कैसे बनाई जा सकती है, इसकी जिम्मेदारी लीडरशिप की होती है।
इसकी शुरुआत होती है गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखने से, न कि सजा देने के बहाने के रूप में। जब लीडर खुद अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो वे दूसरों के लिए भी ऐसा करने का रास्ता खोलते हैं। जब टीम में हर सदस्य को सम्मान से सुना जाता है तब सुरक्षा का माहौल बनता है। ये रातों रात नहीं होता। सही है। और तीसरी जरूरत क्या थी? तीसरी है उपलब्धता, यानी मेरे पास काम को अच्छी तरह से करने के लिए जरूरी मानसिक और शारीरिक संसाधन है। और ये जुड़ाव सीधे सीधे कल्याण या वेलबींग से जुड़ा है। स्रोत में दी गई रीता और श्वेता की कहानी वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक को लॉटरी से खुशी मिलती है और दूसरी को बच्चों की मदद करके। हाँ, एक खुशी है हेडोनिक जो आती जाती रहती है और दूसरी है यूडाइमोनिक कल्याण जो जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने से मिलता है। एकदम सही। और कार्यस्थल के संदर्भ में शोधकर्ता अब कार्य विशिष्ट कल्याण पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब ये देखना कि काम पर आपके सहकर्मियों के साथ रिश्ते कैसे हैं, आपको अपना काम पूरा करने में कितनी सक्षमता महसूस होती है और आपके काम के लिए कितनी सराहना मिलती है। ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हीरो, फ्लो, जुड़ाव, कल्याण। लेकिन असली सवाल ये है कि कोई संगठन इसे अमल में कैसे लाए? सिर्फ बातें करने से तो माहौल नहीं बदलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मनोविज्ञान में पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस या पीपीआईज का इस्तेमाल किया जाता है। पीपीआईज? हाँ, ये एक पारंपरिक ट्रेनिंग से अलग है। पारंपरिक ट्रेनिंग अक्सर देखती है कि क्या गलत है और उसे कैसे ठीक किया जाए, जबकि पीपीआईज इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या सही है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। तो ये हस्तक्षेप किस तरह के होते हैं? शोध में इसके कुछ मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला तो है साइकैप हस्तक्षेप। इसमें कर्मचारियों में हीरो के चारों तत्वों को विकसित करने के लिए विशेष वर्कशॉप दी जाती हैं। दूसरा है जॉब क्राफ्टिंग। जॉब क्राफ्टिंग ये सुनने में दिलचस्प है, पर क्या इसका मतलब है कि कर्मचारी अपनी मर्जी से अपनी नौकरी बदल सकता है? इससे तो कियोस फैल जाएगा ना। ये एक आम गलतफहमी है। जॉब क्राफ्टिंग का मतलब नौकरी बदलना नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदा नौकरी को अपनी क्षमताओं और जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत रीडिजाइन करना है। अच्छा, जैसे कोई मार्केटिंग मैनेजर जिसे लिखना पसंद है वो कंपनी के ब्लॉग के लिए लिखने की जिम्मेदारी ले सकता है, या कोई इंजीनियर जिसे सिखाना अच्छा लगता है वो नए ट्रेनीज के लिए मेंटरिंग सेशन आयोजित कर सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जिनसे काम ज्यादा सार्थक बन जाता है। अच्छा, और बाकी हस्तक्षेप? तीसरा है कर्मचारी की ताकत पर हस्तक्षेप। इसमें कर्मचारियों की प्राकृतिक शक्तियों को पहचाना जाता है और उन्हें अपने काम में उन ताकतों का ज्यादा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चौथा है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड हस्तक्षेप। और पांचवा है कल्याण या वेलबींग हस्तक्षेप। एक मिनट रुकिए, आपने कृतज्ञता हस्तक्षेप का जिक्र किया। स्रोत में एक मेटा एनालिसिस का जिक्र है और उसका नतीजा मुझे हैरान कर गया। हाँ, मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। उसमें पाया गया कि इन सभी हस्तक्षेपों में से कृतज्ञता हस्तक्षेप का काम पर सकारात्मक परिणामों पर सबसे मजबूत प्रभाव पड़ा। क्या मैं यह सही सुन रहा हूँ? मतलब करोड़ों रुपए की साइकैप ट्रेनिंग से बेहतर है कि टीम एक दूसरे को थैंक यू कहे? ये तो मानने में नहीं आ रहा। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, ये एक नजरिया है। जब कार्यस्थल में कृतज्ञता की संस्कृति होती है तो लोग सकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ये सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है। जब कोई मैनेजर अपने कर्मचारी को उसके काम के लिए सचमुच से धन्यवाद देता है तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये उस कर्मचारी के योगदान को मान्यता देता है, जिससे उसकी सार्थकता की भावना बढ़ती है। बिल्कुल, कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं को कम करती है और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। शायद इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया। एक व्यक्ति की आंतरिक मनोवैज्ञानिक पूंजी यानी हीरो के कवच से लेकर काम में फ्लो और अर्थ के गहरे अनुभव तक। फिर हमने समझा कि कैसे ये चीजें संगठन के साथ जुड़ाव और कल्याण का रिश्ता बनाती हैं, और आखिर में इसे हकीकत में बदलने के ठोस तरीकों पर भी बात की। बिल्कुल, और इसका सार यही है कि एक सकारात्मक कार्यस्थल बनाने का मतलब जबरदस्ती की खुशी नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध अवधारणाएं स्वाभाविक रूप से पनप सके, जहां आशा, लचीलापन, सार्थकता ये सब सिर्फ एचआर पॉलिसी के शब्द न रहे। हाँ, बल्कि रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन जाएं।
और जब ऐसा होता है तो कर्मचारी और संगठन दोनों को फायदा होता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है कि साइकैब और पॉजिटिव साइकोलॉजी के ज्यादातर सिद्धांत वो काफी हद तक व्यक्तिवादी हैं। मतलब मैं और मेरी तरक्की पर केंद्रित है। एक जरूरी सवाल है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसे अधिक सामूहिक मतलब कलेक्टिविस्ट सांस्कृतिक संदर्भ में इन अवधारणाओं को कैसे समझा जा सकता है। जब टीम की सफलता, हम की भावना, मैं की व्यक्तिगत उपलब्धि जितनी महत्वपूर्ण हो, तब सकारात्मक मनोविज्ञान कैसा दिखेगा, इस पर सोचिएगा जरूर।